हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू हम लोग कर रहे थे वेक्टर क्लासेज को। और लास्ट क्लास हमने क्या देखा था, क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास। अगर आपके कोई सवाल है, क्वेरी है तो आप कर सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास देखा था कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन, वेक्टर क्या होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं। और एडिशन लॉ में हमने तीन लॉ को देखा था, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, उसके बाद हमने क्या देखा था, पॉलीगॉन लॉ। ये तीन लॉ को हमने समझा था। और साथ ही साथ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी समझा था कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और इसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को सम करते हैं, हम सिर्फ दो वेक्टर के लिए अगर हम ऐड करते हैं इन दोनों को, तो मान लेते हैं कि इन दोनों को ऐड किए हैं ए प्लस बी, ठीक है। और इसका इक्वल हुआ है एक रिजल्टेंट वेक्टर आर। ध्यान से समझना है कि अगर कोई वेक्टर ए है, इसका मतलब है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, और दोनों को ऐड करने के बाद जो सम आएगा ना, उसमें जो वेक्टर आएगा वो आर है, यानी कि इसके रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो अगर दो वेक्टर दिया हुआ है तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम लोग समझे थे आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये से निकाले थे और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए थे। होप सो आप इस क्वेश्चन को किए होंगे, ठीक है। और हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए टेन अल्फा यूज किए थे। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला आपका क्या था, नीचे था ए प्लस बी कॉस थीटा, और ऊपर क्या था आपका, सॉरी, ऊपर था आपका बी साइन थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग एडिशन निकालते हैं, और सब्ट्रैक्शन करना हो तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। इतना हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर हो जाए तो आप इसको कैसे सम करेंगे। दो से ज़्यादा वेक्टर होने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज दैट कि कोई भी बॉडी है, यही पेन है आपका, ये बॉडी है, इस पर तीन लोग मिलके फोर्स लगा रहा है आपका। कितने लोग, तीन लोग। तो फोर्स क्या एक वेक्टर है, तो सम क्या होगा, मतलब ये तीन व्यक्ति अगर इसको खींचेगा तो ये बॉडी किधर की तरफ जाएगा। तो इसके लिए हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे इसको हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका नाम क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिजोल्यूशन। इसी को कई लोग वेक्टर कंपोनेंट के नाम से भी जानते हैं, कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे आपको निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ध्यान से अगर समझेंगे और चीज़ों को रेगुलर अगर आप करेंगे, देखिए ये फिजिक्स ऐसी है ना कि उसको आप स्किप करके नहीं निकल सकते हैं, कि हम फर्स्ट छोड़ दिए हैं फिर सेकंड पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसमें नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, खासकर इस पार्ट को जो आपके फिजिक्स वन में है ना, उस पार्ट को। तो ये गलती कभी ना करें कि हम स्किप करके पढ़े, तो समझ में नहीं आएगी। देखो मान लेते हैं क्या है कि रिजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, वेक्टर को तोड़ना, ठीक है। वेक्टर को क्या करना, तोड़ना। तो रिजोल्यूशन का मतलब होता है रिजोल्यूट करना, ठीक है, रिजोल्यूट करना। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिजोल्यूट करना, ठीक है। किसी वेक्टर को रिजोल्यूट मतलब ब्रेक करना, इसको ब्रेक करना, इसके अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। इसके अलग अलग डायरेक्शन में जो रिजोल्यूट करना होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन। जैसे कि आप देखो, मान लो कि ये कोई बॉडी है, ठीक है, ध्यान से समझना है, और ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाली क्या है, वाई एक्सिस है। कोई व्यक्ति इस पे इधर के तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। कोई क्या कर रहा है, इधर के तरफ इस पे फोर्स लगा रहा है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर है, मान लो लगा रहा है, और एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे लगा रहा है। कितना पे लगा रहा है, थीटा पे। तो आपको क्या लगता है कि बॉडी किधर जाएगा,
ये बताना है आपको, ये बॉडी किधर जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि देखो ये बॉडी तो इसी रास्ते पे आगे चलेगा ना, और मान लो कि यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया ये बॉडी। अब जब यहाँ से ये पहले 0 पे था और जब यहाँ चला गया तो आप देखेंगे कि इतना हाइट ऊपर गया है, इतना हाइट, और इतना हाइट आगे बढ़ा है। क्या ये सही है? यहाँ से बॉडी यहाँ गया है, इसका मतलब इतना हाइट ऊपर गया है और इतना ये आगे बढ़ा है। इसका मतलब है कि हम जब ये फोर्स लगा रहे थे तो इस फोर्स का असर ऊपर भी हुआ है और इस फोर्स का अगर आगे भी हुआ है। ऊपर का मतलब वाई डायरेक्शन में भी हुआ है, हाइट में भी हुआ है, और इधर का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी हुआ है। मतलब इस फोर्स का असर, इस फोर्स को अगर हम एफ कह देते हैं तो इसका असर कुछ एक्स एक्सिस के तरफ भी है और इसी का असर कुछ वाई एक्सिस के तरफ भी है। मतलब ये एक फोर्स जो है ना, एक्स एक्सिस के तरफ भी प्रभाव डाल रहा है और वाई एक्सिस के तरफ भी प्रभाव डाल रहा है। तो अब ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का एक्स एक्सिस के तरफ कितना प्रभाव है, या फिर ये बोल सकते हैं कि इस फोर्स का एक्स एक्सिस के तरफ क्या कंपोनेंट है, रिजोल्यूट करने के बाद क्या आएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं, देखो कंपोनेंट ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट एक्स कंपो एनईएनटी, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। इस एफ का जो है ना एक्स कंपोनेंट क्या है, ये वाला जो फोर्स है जो कि एक्स के साथ कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे, इसका इस डायरेक्शन में प्रभाव क्या है, इसको हम लिख देते हैं एफ एक्स। रिजोल्यूट करना हम सीख रहे हैं, एफ एक्स। तो आप देखेंगे कि देखो ये इस डायरेक्शन में एफ है तो मान लेते हैं कि ये वाला एफ हुआ और ये थीटा है। तो त्रिकोणमिति के नियम से, ट्रिगोनोमेट्री से आप देखेंगे ना कि ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला जो लंबाई हो जाएगा ये एफ साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक का। तो आप देखें कि ये एफ का इधर असर कितना हुआ है, एफ कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम y कंपोनेंट यहाँ से निकालते हैं ऑफ फोर्स का, तो ये एफ वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं किसी भी वेक्टर का। मतलब अब ब्रीफली आप क्या यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये देखो, अगर ये वेक्टर है, कोई वेक्टर मान लो कि ए है, ध्यान से देखना है, और ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये वाला है वाई एक्सिस। तो अब ए का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ए का इधर कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, जैसे हुआ है ना। एफ का इधर कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, और इधर वाला में कितना हो जाएगा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ये हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ये ऐसे निकालते हैं। अब याद कैसे रखना है, इस याद कैसे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये इधर जिधर से थीटा है उधर कॉस, और उसके ठीक परपेंडिकुलर वाले जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइन, साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि ऐसे होता, सपोज दैट कि ऐसे हम देखते हैं कि अगर ये वाला थीटा नहीं होता, ये वाला थीटा होता, तो ये वाला साइन कॉस हो जाता और ये वाला साइन हो जाता। मतलब क्या किए हैं कि ये जो ए वेक्टर है, उस ए वेक्टर को हम दो पार्ट में तोड़ दिए हैं। क्या किए हैं, दो पार्ट में, इसका एक कंपोनेंट एक्स हो गया और एक कंपोनेंट वाई हो गया। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना कि ये जो वेक्टर है सर ए, इसका आप एक्स कंपोनेंट लिखो, अगर दो भाग में तोड़ दिए हैं तो उसको ऐड करने के बाद फिर तो वही आएगा ना कंपोनेंट, ठीक है। और ये यहाँ से वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर जो है सर ये आ जाएगा एक्स कंपोनेंट का मतलब ए एक्स। तो ए एक्स क्या हो गया, इसका सिर्फ वैल्यू हो गया, लेकिन डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो हम लास्ट क्लास जब यूनिट वेक्टर आपको बता रहे थे तो यूनिट वेक्टर में बताए थे कि एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम लोग आई कैप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा देंगे, और वाई के लिए क्या लगा देंगे, जे कैप लगा देंगे। तो इस प्रकार से भी कई जगह वेक्टर लिखा रहता है, और इस तरह से जो वेक्टर लिखा रहता है उसको कंपोनेंट फॉर्म कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिखा रहता है। देखो वेक्टर दो फॉर्म में देखने को मिलेगा, एक मिलेगा स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे लिखा रहेगा ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 मीटर
एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे लिखा रहेगा। या फिर एक फोर्स लिखा रहेगा जिसका वैल्यू 8 न्यूटन का है वैल्यू, और डायरेक्शन जो है अपवर्ड के तरफ है या डाउनवर्ड के तरफ है, एक तो ऐसे लिखा रहेगा। दूसरा चीज क्या लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे करके लिखा रहेगा कहीं पर भी। ऐसे का मतलब क्या हो गया, ये वाली ऐसे एग्जाम्पल के लिए ये आपको ऐसे लिख देगा कि देखो भाई कोई वेक्टर है ए जो कि 4i कैप और प्लस 3j कैप है, ऐसे भी वेक्टर लिखा रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ना, ये कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, कंपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है ये वेक्टर। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना है ए का, एक्स कंपोनेंट अगर देख के हमको बताना है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, ए एक्स। ये आपका देखो आई के बगल में जो है 4, और वाई कंपोनेंट इसका कितना है, वाई कंपोनेंट इसका जे के बगल वाला यानी कि 3 है। तो इस फॉर्म में भी आपका वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म है किसी भी वेक्टर का। और रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं फिर एक बार समराइज कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि अनदर एग्जांपल में हम बात करें, ये वेक्टर बी है और वेक्टर बी ऐसे लिखा हुआ है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अब ये पूछेगा कि बताओ ये वेक्टर लिखा हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है बी वेक्टर का, तो सर -3 है। वाई कंपोनेंट कितना है 2 है, जेड कंपोनेंट कितना है 4 है, ठीक है। तो इस फॉर्म में वेक्टर लिखा जा सकता है, क्लियर है बात। अब अगर इस फॉर्म में कोई वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है तो एक्स का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया -3 है, y के डायरेक्शन में 2 है और z के डायरेक्शन में 4 है इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन इस b वेक्टर का ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इसका कंपोनेंट फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड पता चल गया कि इस b का मैग्नीट्यूड x के तरफ -3 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो 3, कंपोनेंट -3 है, जे के तरफ 2 है, के के तरफ 4 है। ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रूट अंडर इसके बगल में जो है ए एक्स स्क्वायर यानी बी एक्स स्क्वायर, तो इसके बगल में है -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके हम किसी का भी निकालेंगे, जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा तो बताओ जी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ये ऐसे। तो रूट अंडर कितना, देखो आई के बगल में है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5 आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, इसको जो है पीछे वाला भी आप नोट कर लें से। ये तो आपका रिवीजन का था, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे ये वाली, अब देखो जैसे कि रिजोल्यूशन जब हम किए हैं तो इसमें हम क्या अभी देखे हैं, अगर कोई वेक्टर ये है, मान लेते हैं कि ए है और ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और इधर के साथ कितना बना रहा है, ये वाई है, ये थीटा है तो 90 थीटा हो जाएगा। तो जिधर थीटा है ना इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा ए साइन थीटा। ध्यान रखना है कि जिधर से एंगल बना रहा है उधर कॉस होता है, ठीक है। जिधर एंगल बना रहा है उधर कॉस होता है। बाकी चीज भी आप अगर रेक्टेंगुलर है 90 डिग्री पे है तो ये तो ऑब्वियस है 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी आपको कॉस ही लेना है, तो इधर भी ए कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन हो गया, ठीक है। तो अपने को डायरेक्ट याद रखना है एक कॉस और दूसरा साइन होता है। जैसे कि अब ये हो जाए, मान लेते हैं हम ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इधर के साथ ये 60 डिग्री बना रहा है। तो अब बोलेगा कि इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो ये इधर के साथ 60 बना रहा है ना, तो इधर हो जाएगा आपका बी कॉस 60 कंपोनेंट, और इधर कितना हो जाएगा बी साइन 60। मतलब क्या किए हैं कि इस वेक्टर को हम दो पार्ट में तोड़ के रख लिया है, अब ये वेक्टर खत्म हो गया, अब ये वेक्टर क्या हो गया, खत्म हो गया दो पार्ट में तोड़ने से, ठीक है। तो ऐसे तोड़ते हैं, जैसे नॉर्मली अब एक ही वेक्टर है, मान लो कि इधर का है 10 का, 10 न्यूटन का है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये वाला कंपोनेंट इसका बताओ, ये 70 डिग्री के एंगल पे है मान लो, तो सीधा आपको करना है कि इधर कंपोनेंट इसका 10
और जितना एंगल है ना उसका कॉस हो जाएगा, कॉस 70 डिग्री। बस ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को रिजोल्यूट करते हैं और वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं। क्लियर है बात? तो इसी प्रकार से हम लोग करते हैं किसी भी वेक्टर के केस में। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है। तो अब क्या है कि मान लो कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि ये अपना वेक्टर है एक, ये वाली वेक्टर है, सॉरी ये वाली वेक्टर है, ये भी 10 न्यूटन का है और ये 30 डिग्री के एंगल पे है। तो बताना है कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। यदि ये फोर्स है मान लो, तो इस वेक्टर का एफ एक्स कितना होगा। ठीक है, ये अगर एफ है तो एफ एक्स कितना होगा, तो देखो 10 और इधर की तरफ कितना है कॉस 30 डिग्री। ठीक है, और इधर कितना होगा एफ वाई कितना होगा 10 और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। कैसे हम लोग इसका निकालते हैं। ठीक है, और ये कंपोनेंट मेथड जो है ना बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब दो फैक्टर से ज्यादा आ जाएगा ना ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको कंपोनेंट मेथड ही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कैसे करना है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सपोज दैट कि ये कोई बॉडी है। ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन का, ये 60 डिग्री के एंगल पे है, और तीसरा इधर लग रहा है, ये भी 10 न्यूटन का है। तीन फोर्स इस पे लगा, मतलब इसमें तीन वेक्टर काम कर रहा है। अगर दो रहता तो कोई बात नहीं थी, रूट अंडर सीधा हम कर सकते थे। अगर दो रहता तो सीधा हम लोग क्या कर देते यहाँ पे। ठीक है, अगर दो रहता तो सीधा हम लोग इसको क्या कर देते, रूट अंडर, अगर दो रहता आपके पास तो सीधा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन तीन है तो करना क्या है इसमें हम लोगों को, सबसे पहली चीज क्या करना है कि देखो ये वाली जो है ना, ये इसको एक्स एक्सिस मान ले एक, और ये वाली को क्या मान ले, वाई एक्सिस मान ले। अब जो एक्स और वाई में है, ठीक है, या नहीं है, सबको एक्स और वाई में तोड़ ले। अगर आप इसको देखेंगे ये वाले को ना 10 को, तो ये प्योरली एक्स एक्सिस के तरफ है, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसका देखो ये 20 है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 20 cos 60, कितना आ जाएगा 20 cos 60, इधर कितना आ जाएगा 20 sin 60, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो इधर हो जाएगा 10 cos 30 और इधर कितना हो जाएगा 10 sin 30। अब क्या करना है कि एक्स एक्सिस निकालना है रिजल्टेंट का, रिजल्ट का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स। तो खाली इस लाइन पे आप देखो एक्स निकालना है, तो कितना है 10 प्लस ये कितना है 20 cos 60, ये वाला के उल्टा है तो घटा देंगे, माइनस cos 30। और y कितना निकालना है, y ये वाली y है ना, तो ऊपर देखो 20 sin 60 और नीचे कितना है ये माइनस 10 sin 30। ठीक है, अब ये x निकल गया y निकल गया, इसीलिए नेट फोर्स कितना आ जाएगा, अभी बताए थे रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। तो ये है आपका सब्ट्रैक्ट या एडिशन। आप कर सकते हैं कि जब वेक्टर दो से ज़्यादा हो, यहाँ पे कंपोनेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और होप सो कि आपने कंपोनेंट मेथड सीखा एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे कैसे हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि वेक्टर दिया हुआ है और जितना एंगल है ना उसका कॉस ले लेना है, उसी एंगल से आपका क्या निकल जाएगा कंपोनेंट। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक यहाँ पे है नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना करवाए हैं उतना काफ़ी है, उसी से आपके एग्जाम में आएगा। अब कुछ जैसे कि एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक वेक्टर ए दे दिया i प्लस 3j कैप प्लस 2k, और एक बी दे दिया, ये है 3i प्लस 2j प्लस k। अब ए प्लस बी अगर करना है, दोनों को ऐड करना है, तो क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल है। i को i वाले के साथ जोड़ दो तो i प्लस 3i यानी कि 4i, ये कितना 5j ऐड कर देंगे, 3 2 5, और ये दो और एक कितना
3 के हो जाएगा। फिर अगर आपको घटाना है ना a माइनस बी, तो आप घटा दो इसको भी, मतलब i में से i वाले को, तो कितना i में से 3 घटेगा तो -2i, 3 में से 2 अब यहाँ पे घटेगा तो j आ जाएगा, 2 में से 1 घटेगा यहाँ पे k आ जाएगा। तो ये आप सीधा सब्ट्रैक्ट और ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ वेक्टर एडिशन, और 2 से ज़्यादा भी वेक्टर रहेगा तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे, और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजोल्यूट कंपोनेंट हम लोग कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, और अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं कि अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होता है वेक्टर का, ठीक है। चलिए चलो जी, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन समझते हैं अब। ध्यान से देखना है, आप लोगों के सिलेबस में सब है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। एक तो होता है जैसे कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है, क्या क्या है, स्केलर और वेक्टर। तो हम अभी क्या है कि मान लो कि एक वेक्टर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है स्केलर से, अभी हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। एक वेक्टर है और मल्टीप्लाई किसको करना है, स्केलर से गुना करना है, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे वेक्टर और स्केलर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई वेक्टर है a, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक स्केलर से k से, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा का सीधा k इंटू ए वेक्टर, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो डायरेक्शन a का होगा, जैसे ये वेक्टर है जो इसका होगा वही डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो है जितना से गुना करेंगे उतना गुना से बढ़ जाएगा, उतना गुना से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाएगा, ठीक है। जब स्केलर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तब, ठीक है, मैग्नीट्यूड पक्का चेंज कर जाएगा। हाँ, ये है कि ये 1 नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड पक्का चेंज कर जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के साथ क्या होगा, देखो डायरेक्शन अगर k का वैल्यू माइनस में रहा, इसमें रहा माइनस, ये अगर ये निगेटिव रहा तो डायरेक्शन चेंज कर जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। अब प्लस में रहा तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे कैसे भी याद रख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल मान लो कि 5 को मल्टीप्लाई किए हैं 2i प्लस 3 जैसे, ये क्या है, 5 है, स्केलर है और ये वेक्टर है, तो कितना हो जाएगा 10i प्लस 15j, सिंपल सी बात है, 10i प्लस 15j आराम से हो जाएगा। तो अब स्केलर से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी वेक्टर को, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, अगर वो नंबर माइनस वाला है तो उसमें माइनस आ जाएगा, अगर प्लस वाला है तो सीधा मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है स्केलर से मल्टीप्लाई करने में। समझ में आ गई बात, ज़्यादा हेक्टिक इसको बनाना नहीं है। लेकिन दूसरा है कि अब हम समझ रहे हैं कि वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर गुना वेक्टर, तो ये क्या होगा, ठीक है। अब ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, यानी कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, वेक्टर इनटू वेक्टर करना है, ठीक है, ये चीज। तो वेक्टर इनटू वेक्टर जो होता है ये दो टाइप का आपका होता है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं दो टाइप का क्या है, क्या है, वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर का वेक्टर से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, समझना है बच्चे कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक हम आप लोगों को समझा रहे हैं, एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। अब देखो पहले आप ये समझो कि जब आप स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लो कि आपके पास दो स्केलर नंबर है, एक है 4 और एक है 5, क्लियर है बात, एक है 4 और एक है
5, ये दोनों स्केलर है, वेक्टर नहीं। तो आप मल्टीप्लाई करते हो उसको कैसे लिखते हो? ऐसे सर 4 × 5 लिख देंगे, तब भी कितना आएगा सर? ये 20 आएगा। कोई लिखता है 4 × 5 ऐसे लगा देता है, तब भी सर 20 आएगा। कोई लिख देता है सर 4 ऐसे करके लिख दीजिए, तब भी आपका 20 आएगा। ये तो आता है ना, ये क्लियर है। ये ऐसे करके, मतलब बीच में आप डॉट डाल दो, चाहे बीच में ऐसे डाल दो चाहे ऐसे, सबका वैल्यू कितना आता है? 20 आता है। लेकिन ये किस केस में आता है? ये भी स्केलर और ये भी स्केलर, ये भी अदिश और ये भी अदिश। लेकिन पढ़ना किसको है? एक वेक्टर ए, अब दूसरा वेक्टर बी, अब ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं ना कि सर ऐसे लिख दो ना, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, या किसी का मन है तो ऐसे भी लिख सकता है। क्लियर है ना बात? अब इन दोनों का वैल्यू देखो ना, अब यहाँ पे 4 और 5 है, स्केलर का किए थे, तो 4 × 5 20, 4 × 5 फिर भी 20। ये स्केलर के केस में था, लेकिन वेक्टर के केस में ये नहीं होता है। अगर आप बीच में डॉट दे दो या बीच में क्रॉस दे दो, इन दोनों का मतलब वेक्टर में अलग अलग हो जाता है। देखो स्केलर में ये दोनों एक ही है, लेकिन वेक्टर में अगर बीच में डॉट रहेगा तो इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं जी? डॉट प्रोडक्ट। और बीच में अगर क्रॉस रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है बात? ठीक है, बीच में क्रॉस रहेगा तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कि जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कितना प्रकार का होता है? वेक्टर प्रोडक्ट 2 प्रकार का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आई बात? स्केलर के केस में एक बार फिर से समझो, स्केलर के केस में आप ऐसे लिखो ना, 4 × 5, 4.5 फिर भी 20, 4 × 5 फिर भी 20। लेकिन दो वेक्टर का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डॉट होता है, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और बीच में क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देखो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, याद रखना, ए डॉट बी। और क्रॉस का क्या होता है? ए बी साइन थीटा। क्रॉस का क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और एक एन कैप, एक वेक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। इसमें जो फॉर्मूला होता है ना डॉट प्रोडक्ट का, ए बी कॉस थीटा, देखो इसके बगल में कोई वेक्टर नहीं है, यानी जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं ना तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें डायरेक्शन नहीं है। जब फाइनल रिजल्ट आया ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, उसमें डायरेक्शन नहीं है। और जब ए क्रॉस बी करते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो ए बी साइन थीटा आता है, साथ ही साथ एक वेक्टर भी आ जाता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। मतलब इसका जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्केलर प्रोडक्ट पड़ा। एक और नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो इतना ही से आपका ना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यही 2 टाइप का वेक्टर प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट का ए बी साइन थीटा एन कैप वेक्टर। ठीक है, तो ये आसानी से आपका बन जाएगा। अब बोलेगा कि स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? आंसर क्या लिखना है? बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर। द रिजल्टेंट ऑफ, because the resultant of क्या है? the resultant of dot product, the resultant of dot product is scalar, so it is also called scalar product। इसको क्या कहा जाता है? स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। अब इसमें बोला जाएगा कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से क्यों जानते हैं? तो द रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप निकाल लेंगे, डॉट रहेगा तो डॉट, क्रॉस रहेगा क्रॉस। एक चीज और समझना है कि जब ए क्रॉस बी है तो मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा,
लेकिन डायरेक्शन एन कैप हम इसका कैसे निकालेंगे? इसमें तो डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत आसान है, ए बी कॉस थीटा। लेकिन इस केस में हम डायरेक्शन इसका कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये अभी हम लोग आगे समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स और आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ा डॉट प्रोडक्ट को समझ लेते हैं। हालांकि जितनी बात बताए हैं ना यही, लेकिन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो आप कैसे लिखेंगे, इतना में तो नहीं लिखेंगे, बात वही है। तो आपको लिखना क्या है कि ऐसे लिख देना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो ही वेक्टर का आप लोगों को पढ़ना है, टू वेक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, ऐसे करके सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, इज डिनोटेड बाय ए डॉट बी, ऐसे डिफाइन डिनोट किया जाता है, एंड डिफाइंड एज, और इसको परिभाषित कैसे किया गया है, एंड डिफाइंड एज कि ए डॉट बी जो होगा ये इक्वल होगा ए बी कॉस थीटा के। क्लियर है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? कुछ एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो कि देखो सर एग्जाम्पल के, अगर एक वेक्टर है 3, दूसरा वेक्टर है 4 और इसके बीच का एंगल थीटा है 60 डिग्री, तो आप अगर हमसे पूछोगे कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, तो आपको हम बताएंगे कि ए बी कॉस थीटा यानी कि 3 × 4, और ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस 60 का 1/2 तो यानी कि 6 आ जाएगा सर ये आंसर। ठीक है, ये चीज। और क्या लिखेंगे हम कि इसको हम लोग अभी जो बताया था ना कि इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? तो अभी लिखाए थे क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होता है वो स्केलर होता है। ठीक है, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के केस में। प्रॉपर्टीज क्या है? मतलब प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताएं, डॉट प्रोडक्ट की क्या विशेषताएं? पहला देखो, अगर आप ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए, दोनों बराबर होता है, यानी क्रम विनिमयते के नियम को ये फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा, आप ये भी लिख सकते हो ना कि कोई वेक्टर है ना किसी ए डॉट बी में, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट है और इसको किसी कांस्टेंट से यानी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले के इसके ए के साथ कर लो और फिर डॉट निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही आपका रहेगा। ठीक है ना, ये चीज। तीसरा, अगर मान लेते हैं कि आपके पास ए डॉट आप निकालना चाहते हैं और ये बी प्लस सी है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप बी प्लस सी कर लो, ब्रैकेट के अंदर है, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल दो ए के साथ। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, ए के साथ बी का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए डॉट बी और प्लस कितना हो जाएगा ए डॉट सी, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका कुछ प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के, इसको ध्यान रखना है, इसको समझना है, ये आ जाएगा। फॉर्मूला तो बहुत जरूरी है, फॉर्मूला को जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे एक चीज देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी कि ज्योमेट्री बना के देखना है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, और ये वेक्टर है आपका ए, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये वाली आपकी बी हो गई, और इधर क्या हो गया, इस वेक्टर को ए मान लेते हैं इधर के तरफ, और ये एंगल थीटा है। तो देखो यहाँ पे ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, मीनिंग मतलब होता है कि ए का मैग्नीट्यूड, मतलब ए वेक्टर ने ए सिर्फ मैग्नीट्यूड, और इनटू आप मल्टीप्लाई कर दो प्रोजेक्शन ऑफ पी, सेकंड का बी, ये पी एलोंग ए के तरफ, मतलब कंपोनेंट है यहाँ पे, ए डॉट बी ए तो है ही, और बी का इधर के तरफ प्रोजेक्शन, मतलब बी का इधर के तरफ कंपोनेंट। ठीक है, इधर के तरफ कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा इसका, देखो जी, इधर की तरफ आपका क्या कंपोनेंट हो जाएगा, ये बी है तो यह आ जाएगा बी कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए, पहला का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और ये प्रोजेक्शन ऑफ बी दूसरे का ए के तरफ, तो इसका बी का इधर के तरफ कितना हो जाएगा, तो बी का इधर के तरफ देखो ये थीटा है, तो अभी बताया था ना बी कॉस थीटा यानी बी कॉस थीटा, और यही तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का। तो आप इसको याद रख लेना ए डॉट बी का,
कि ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बच्चों, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर नहीं पूछा जाता है यहाँ पे इस सेक्शन में। तो अभी आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट ही पूछा जाता है एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो आपको अभी यही चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी डिटेल से अगर जो है ना इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे कुछ अगर बनाना है, जैसे आगे की तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अलग अलग टाइप की, तो उसके लिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स चाहिए, बट यहाँ पे सेमेस्टर के लिए आपको न्यूमेरिकल्स नहीं ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट फिर से वही लिखना है जैसा कि आपने अभी लिखा था। क्या लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट के केस में कि अभी डॉट प्रोडक्ट के केस में ये लिखा था ना आपने, ये देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर। तो यहाँ पे लिखना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर लिखो आप। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। क्या लिखना है, डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। किससे डिनोट किया जाता है, ए क्रॉस बी। और डिफाइंड कैसे किया जाता है, एंड डिफाइंड। इतना मत लिख लेना यार, मतलब जो अभी बताया है ना उसको भी लिखना है। एंड डिफाइंड एज, इसको डिफाइंड कैसे किया गया, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। यहाँ से भी निकल जाएगा ए बी साइन थीटा। और साथ ही साथ एक एन कैप यानी कि एक यूनिट वेक्टर भी यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लिख देना है वेयर एन कैप इक्वल टू क्या है, यूनिट वेक्टर है। मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, किधर, अलोंग ए क्रॉस बी। जिधर ए क्रॉस बी होगा उधर का ये डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा ना, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकाला जाता है, डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ये वाला जो है ना इसका डायरेक्शन इज फाउंड बाय, इसको कैसे निकाला जाता है, फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल। किससे निकाला जाता है, राइट हैंड थंब रूल। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, या फिर इसी को बोलते हैं स्क्रू रूल या मैक्सवेल का स्क्रू रूल, दोनों लिखा जा सकता है। किससे, स्क्रू रूल से निकाला जाता है। अब ये क्या कहता है, जैसे राइट हैंड थंब रूल क्या है, ठीक है, राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ। अब मान लो कि एक वेक्टर आपका ए है और एक वेक्टर आपका बी है। ठीक है, तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो देखो ए क्रॉस बी तो ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन निकालना है राइट हैंड थंब रूल से, मतलब अपना दाहिना हाथ लो और दाहिने हाथ की उंगलियों को, ये वाले को, ठीक है ना, आप पहला पे रखो यानी कि ए पे, और बी के तरफ घुमाओ। क्या करो, घुमाओ। तो देखो ए पे रख के बी के तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा किधर गया, बाहर की तरफ, यानी कि ये किधर होगा, बाहर। और बाहर की तरफ कोई चीज है तुम्हारी तरफ अगर जा रहा है ना, तीर का निशान, तो इसको हम डॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डॉट से। मतलब ये जो डॉट होता है ऐसे करके अगर कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है बाहर की तरफ, आपके तरफ। और ऐसे करके अगर है क्रॉस, तो इसका मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, ये अंदर की तरफ है। तो इसी प्रकार से हम लोग इसका क्या करते हैं, आपको डायरेक्शन निकालते हैं। क्लियर है बात, ये चीज। अब स्क्रू रूल क्या है, देखो यहाँ पे ले जाओ और स्क्रू को घुमाओ, कैसे, ए से बी के तरफ। तो देखो अब यहाँ पे स्क्रू ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे ए के तरफ, ये क्या होगा, स्क्रू खुलेगा, बाहर की तरफ आएगा, यानी कि बाहर की तरफ है। तो ऐसे ही हम लोग इसका डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, और इसका कुछ भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज इसका हम देख लेते हैं। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है ना, कि अगर आप ए है वेक्टर, तो ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे, ये बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, डायरेक्शन के कारण से। किसके कारण से, डायरेक्शन के कारण से। ठीक है, ये डायरेक्शन के कारण से ऐसा होता है कि ए क्रॉस बी जो होता है, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इसका कारण है आपका डायरेक्शन, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है, अगर इसका अंदर की तरफ होगा ए क्रॉस बी का, तो बी क्रॉस ए का बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना, उल्टा होगा, ठीक 180 डिग्री पे होगा, इसलिए बराबर नहीं होता। लेकिन एक बात है कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वो बी क्रॉस ए के बराबर होता है। क्यों, देखो इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, इसका होगा बी ए साइन थीटा, वैल्यू में दोनों हमेशा बराबर होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीसरी, ए क्रॉस बी आपके बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए में जो है ना, जिसमें है, इसको उल्टा कर देंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा। बाकी
बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि ए को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं बी प्लस सी, ध्यान रखना है ये क्रम विनिमेयता के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अलग अलग और प्लस ए क्रॉस सी, ये आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है आपको क्रॉस प्रोडक्ट के, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन भी है क्रॉस प्रोडक्ट के। एप्लीकेशन क्या है, देखो अगर मान लो कि पहले एरिया ऑफ ट्रेंगल आप इससे निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेंगल कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एरिया का हाफ और ए क्रॉस बी। मान लो कि दो वेक्टर है, एक ए और एक बी, ठीक है ना, क्या है ए और बी दो वेक्टर है, और उन्हीं दोनों के वेक्टर के मिलने से ए ट्रेंगल बना है। यानी कि मान लो ये ए है और ये आपका क्या है बी है, और इन्हीं से क्या बना है आपका ये ट्रेंगल बना है। तो इसका एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी का थ्रू से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। हम लोगों को इतना ही पढ़ना है पूरे के पूरे वेक्टर के अंदर। अगर आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अगर कोई किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत हो कि ये चीज़ें कोई छूट गई है, देखो पढ़ाते पढ़ाते ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे गाइड करते हैं मुझे कि सर ये चीज़ छूट गई है। जैसे आप बचपन में भी किए होंगे ना, अगर कोई चैप्टर आपको चल रहा है और सर कुछ भी चीज़ छोड़ दिए तो आप पूछ लेते हैं सर ये वाला छूट गया, तो सर उसको पढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को यहाँ भी करना है। अगर कोई चीज़ लगा है कि छूट गया है ना, तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं फिर से एक अलग से क्लास लेके आपको वो चीज़ डाल दिया करूँगा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो हमारा चैप्टर्स है, जो आपको स्केलर वेक्टर वाले में, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार थोड़ा सा सिलेबस को हम ये देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। देखो मुझे लग रहा है कि ये ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। एक मिनट। अरे अच्छा अच्छा यार, हाँ ये तो हो चुका था। ये फर्स्ट यूनिट देखो यहाँ तक था ना आपका, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम समझे, एप्लीकेशन टू इंक्लाइंड प्लेन एंड लॉन डॉलर, ठीक है। आगे के जैसे हम लोग जाएंगे तो इसका रिजोल्यूशन समझते जाएंगे। रिजोल्यूशन तो हम समझ चुके हैं कि अगर मान लो कोई वेक्टर है और उसको इंक्लाइंड प्लेन की तरफ अगर मान लेते हैं कि उसको रिजोल्यूट करना है, सीधा कॉस, तो आप कॉस लगा सकते हैं यहाँ पे ये चीज़। तो ये हम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट अभी हम लोग ये समझे थे, ठीक है ना, ये वाली, और ये तो पहले समझ चुके थे। तो ये चीज़ें आपका कंप्लीट हो चुका है यूनिट 2 के अंदर। अ, जो आपका ये डायमेंशंस वगैरह तो सारी कंप्लीट हो ही चुकी है, और ये भी अपना कम। एक मिनट, अरे यार, एक मिनट एक मिनट, लॉक लग गया क्या? हाँ ये देखो, 1 तो पहले हो चुका था और ये 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर का यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे अब हम लोग समझने वाले हैं आगे का जो चैप्टर है, फोर्स मोमेंटम स्टेटमेंट। अब ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको हम समझेंगे अब अगला क्लास में, जहाँ से हमारा मेन कैनामेटिक्स का पार्ट स्टार्ट होगा कि मोशन क्यों होता है, कैसे होता है। तो बहुत अच्छे तरीक़ा से इनको हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप सभी को गुड बाय, और अच्छे से आप लोग इन सभी की तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।